जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके के लिए जो हमने मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं आपके आने वाले आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए। एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला मैंने शुरू की है। तो उसी श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट हम आज देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कहा गया है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, सूर्य में जो 71% हिस्सा है वो तो हाइड्रोजन का है, ठीक है, और लेकिन 26% हिस्सा किसका है? तो वो हीलियम का है। तो इसका सही जवाब होगा, हाइड्रोजन के बाद सूर्य में सबसे ज़्यादा हिस्सा हीलियम का पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में जो लगातार ऊर्जा बनती है, इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य में ऊर्जा किस कारण से बनती है? तो संलयन की अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम में आता है? तो आप बताएंगे 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है। ठीक है, विकिरण के माध्यम से आता है 8 मिनट 20 सेकंड में। और मैं बता दूं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? दोस्तों, एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको कुकिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, खाना बनाने हम इस गैस का प्रयोग करते हैं, कुकिंग गैस इसलिए इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि इसका प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी में सबसे प्रमुख घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, लिखा गया मैथेन। मैथेन अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले की खदानों में कौन सी गैस निकलती है जो विस्फोट मच करती है, तो वह है आपकी मैथेन। याद रखना इसके बारे में, आपसे पूछा गया था एलपीजी, तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? दोस्तों, जो विमान होते हैं उसमें एक उड़ान अभिलेखी यंत्र होता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो विमान होते हैं वो वायुमंडल के कौन सी सतह में उड़ते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ठीक है, विमान जो है ये वायुमंडल में समताप मंडल में उड़ते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? आपसे पूछा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है ना, लेकिन कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा होगा वैयक्तिक नेटवर्क। ऑप्शन सी, ये जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? तो आप याद रखना, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ये बहुत बार आ चुका है, राजीव गांधी सरकार के दौरान ये बनाया गया था। तो परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे कंप्यूटरों को आप एक लोकल एरिया के लिए टेलीफोन के तारों के बिना आप जोड़ रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है, कंप्यूटर में एक शब्दावली आपने पढ़ी होगी HTTP, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? एक बार लोअर पीसीएस में पूछ लिया गया था इसके बारे में। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, उर्वरकों के निर्माण में हम कौन सा प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? देखो, उर्वरकों में 3 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे पोटेशियम का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। अगर आपसे पूछे क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो भी आप बताएंगे
एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये बहुत ही कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्रायोलाइट के बारे में कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, और ये होगा एल्यूमिनियम का। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना कोरंडम, कोरंडम किसका अयस्क है, तो कोरंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है। सीसा को आप जानते हैं लेड, पीबी इसका संकेत होता है आवर्त सारणी में, और लेड का जो अयस्क है ना सबसे फेमस वो गैलेना होता है। ठीक है, लेड सल्फाइड गैलेना। तो आपसे पूछा जाए कि शीशे का संकेत क्या है, ये रेलवे में बहुत बार आता है कि शीशे का संकेत क्या है, तो पीबी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की हम बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, चलो कमेंट में लिख के बताओ, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, कब बनी थी राष्ट्रीय एकता परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, ये IUCN के बारे में आप पढ़े होंगे पहले भी कभी। ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, देखो, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या वनस्पति संकटग्रस्त स्थिति में है, खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं या उन पे खतरा है खत्म होने का, ठीक है, उन सबको आकलन करती है ये रिपोर्ट रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, IUCN, एक संस्था है। ठीक है, IUCN, और ये कितने वर्गों में जारी करता है, सही होगा 7 वर्गों में। ठीक है, 7 वर्गों में अपने ये, जैसे क्रिटिकल हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, वनरेबल हो गया, इस तरह की 7 कैटेगरी बनाता है। तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, ग्लैंड शहर है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। दोस्तों, मीना माता जो ना जापान में एक नदी का नाम है। ठीक है, और उस नदी में पारे का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका था, पारे का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसके कारण ये रोग फैला था। तो ये पारे के कारण हुआ था मीना माता रोग। पेयजल में पारे की अधिकता से मीना माता रोग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कैडमियम, यदि पेयजल में कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको इटाई इटाई रोग हो जाएगा। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण, और मीना माता पारे के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10, इसमें कहा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और ये ओजोन परत कहाँ मिलेगी आपको, ये समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ओजोन डे भी मनाया गया था अभी, 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ओजोन के बारे में मैं बता दूं, ओजोन एक 3 परमाणु वाली गैस है जिसका सूत्र होता है O3 ओजोन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो आप बताएंगे डॉब्सन। डॉब्सन ओजोन परत मापने की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो दोस्तों, पहली बार परमाणु बम जापान पर फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। और किस पे फेंका गया था, नागासाकी या हिरोशिमा। देखो, ऐसे याद रखना, जब आपकी लड़ाई हो जाए ना तो सबसे पहले उसको मारना जो ज़्यादा हीरो बने, है ना, बोलते हैं तू बहुत हीरो बनना इधर आ। तो जो हीरो कौन बना, हिरोशिमा बना। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर सबसे पहली बार परमाणु बम डाला गया था। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, हिरोशिमा नगर पर। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जापान के दोनों शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा चलो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, सर्च जरूर करना गूगल पे अगर आपको याद ना हो। क्या आपको पता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, और वो परीक्षण कहाँ पर किया था ये भी बताओ, उसका नाम क्या था ये भी बताओ। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। ठीक है, लेकिन उसका जो कोड नाम था वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था।
दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको बता दूं नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है और नर्मदा नदी की कहानी कभी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नर्मदा नदी उल्टी बहती क्यों है, पश्चिम की ओर क्यों जाती है, हालांकि उसका एक भौगोलिक तर्क अलग है, लेकिन अगर हम बात करें एक धार्मिक पर्सपेक्टिव से तो वो एक कहानी है कि नर्मदा गुस्से में गई थी पश्चिम की ओर। कभी और वीडियो में बताऊंगा कि नर्मदा नदी क्यों मतलब इतनी तीव्र गति से बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है। तो आपको याद रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, और ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और ये खंबात की खाड़ी में ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ठीक है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना, आपसे पूछा जाए तो ये आपको बता देना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। दोस्तों जैविक ईंधन की हम बात करें तो ये जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। जेट्रोफा जिसको रतन ज्योत भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जैव ईंधन। अच्छा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है, कमेंट में लिख के बताओ। ये दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा तारीख है वो, 10 अगस्त है, 10 जनवरी है, 10 दिसंबर है, क्या है जैव ईंधन की तारीख, लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, युआन किस देश की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है, युआन चीन की मुद्रा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चीन की मुद्रा। जापान की मुद्रा येन है, ठीक है। इटली की मुद्रा लीरा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था युआन चीन। चीन में एक मुद्रा और बड़ी फेमस है, रेनमिनबी, रेनमिनबी, ये भी चीन की करेंसी का नाम है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में जो रुपया है, ठीक है, रुपया ये वाला संकेत आप देखे होंगे इस तरह से, ये कब अपनाया गया था, 2010 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फुटबॉल के लिए होती है, फुटबॉल के लिए मनाई जाती है संतोष ट्रॉफी। और फुटबॉल दिवस भी स्टार्ट हुआ है अभी, 25 तारीख है किस महीने की, चलो मैं अभी भूल रहा हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगा। फुटबॉल दिवस जो मनाया जाता है आपका 25 तारीख को मनाया जाता है, नया दिवस स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के लिए मनाई जाती है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है हॉकी, क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है फिर, तो भारत का राष्ट्रीय